गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। जब ये दुनिया स्टार्ट हुई होगी तब किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बात हम बोलते होंगे, किसी एक दूसरे को समझाने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए, कुछ देने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी इशारों से बातें। इशारों से बातें कैसे की जाती थी? कुछ चाहिए तो हम इशारा करते थे, क्योंकि तब तक हमारी ना बोली ना भाषा डेवलप नहीं हुई थी। धीरे धीरे इंसान ने सांकेतिक भाषा पर आने लगे। इशारों के बाद सांकेतिक भाषा स्टार्ट हो गई। सांकेतिक भाषा में था कि कोई ना कोई चीज़ संकेत के रूप में बनाया जाने लग गया कि कुछ, मान लो शेर है, एक हथियार है, तो हम शिकार करने जा रहे हैं, इस तरीके से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे हम मौखिक भाषा के ऊपर आ गए। जब तक हमारी स्पीच डेवलप हो गई, हमने बोलना सीख लिया, तो इस तरीके से हमारी मौखिक भाषा स्टार्ट हो गई। मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा भी इसके साथ ही साथ स्टार्ट हो गई थी। अब आता है कि अब भाषा भाषा होता क्या है? सबसे पहले भाषा क्या होता है? भाषा का मतलब होता है अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा है मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मेरे मन में कोई बात है, मेरे को कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो मैं भाषा का ही उपयोग करूँगी, चाहे मैं वो लिख कर करूँ, संकेत देख कर करूँ या बोल कर करूँ। ये तीनों ही भाषा के रूप है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा के दो रूप है, ठीक है, मौखिक और लिखित। मौखिक बोलने से ही पता चल रहा है कि जो भाषा है, जब हम बोलकर बोलते हैं जो, उसको मौखिक कहते हैं। अब मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो मैं कहूँगी नहीं मम्मी एक गिलास पानी देना, तो मम्मी को पता चल जाएगा कि एक गिलास पानी मांगा है। वो तो मैं लिख के तो नहीं बताऊँगी। और हमें कहीं कहते हैं ना, हमको कहीं जाना है तो हम अपने बोलकर बताते हैं कि मौखिक भाषा इसको कहते हैं। पिताजी ने बच्चों को बताया कि कल हम जयपुर घूमने जाएंगे, ये क्या हुई? मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए। इस तरीके से हम अपने बातों को, जो हम बोलकर, वक्ता अपनी बात बोलकर श्रोता को सुनाता है, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला। फिर दूसरी बात आती है जैसे लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है जब हम लिखकर अपने बातों को बताते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हमें लिखकर सारी जानकारियाँ मिलती है। जब हम टिकट लेते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है हमारा बर्थ नंबर, कोच नंबर, ये सारा लिखा होता है। तो वो सारी क्या है? लिखित भाषा होती है। ठीक है। अब आता है कि मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं। मौखिक भाषा के अंदर आता है वार्तालाप करना, बातचीत करना, डिबेट कॉम्पिटिशन, जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, ये सारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा के उदाहरण हो गए न्यूज़पेपर, रेलवे टिकट, या कोई कहीं पे हम पैम्पलेट्स देखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं तो हम उससे समझते हैं। कोई भी हम पर्चा पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो सारा क्या हो गया? लिखित भाषा के अंदर, क्योंकि हम बुक के अंदर लिखा हुआ होता है, उसको हम पढ़ते हैं। अब मैंने आपको इसके साथ एक बताया था सांकेतिक, जो हम आजकल अपने जीवन में भी देखते हैं। जब हम कहीं पर जाते हैं तो रास्ते में लिखा होता है ना, मॉडल टाउन इधर है, आदर्श नगर इधर है, मुखर्जी नगर इधर है, तो क्या वो एरो बना हुआ होता है, उस एरो से हमको समझ आ जाता है कि ये रास्ता यहाँ पर जा रहा है। दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। ऐसे ही जब हमें पता होता है हॉस्पिटल का साइन होता है, कहीं पर रोड स्पीड स्लो करने का साइन होता है, या स्कूल अहेड होता है लिखा हुआ, जब ट्रैफिक लाइट पे हम जब जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है? वहाँ पे आगे स्कूल है। तो ये सारा क्या है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। जो भी हमारे को संकेत मिलता है, सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब साथ में आता है, अब देखो ये भाषा हो गया। भाषा के साथ साथ होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कहाँ की भाषा सीखता है? अपने घर में भाषा सीखता है। कैसे सीखता है? अगर उसके घर में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश को समझने लग जाता है, हिंदी बोली जाती है हिंदी समझने लगता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, गुजराती, जो भाषा उसके घर में बोली जाती है
वो सुनता है और उस भाषा को वो सीख जाता है, क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेशन जो किया जाता है, जो बातचीत की जाती है उसी भाषा में की जाती है जो उसके घर में भाषा बोली जाती है। इसलिए उसको हम कहते हैं मातृभाषा। जो बच्चा सबसे पहले अपने माँ और परिवार से सीखता है उस भाषा को कहते हैं मातृभाषा। उस भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा। क्योंकि हम माँ से, अपना परिवार से सबसे पहले मातृभाषा हम सीखते हैं। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा का अर्थ है कि जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है वह भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रीय भाषा समझी जाती है, इस तरह का हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि भारत में लगभग 70% लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रीय भाषा। अब आता है राजभाषा। राजभाषा होता है जो हमारे राज्य के काम काज में जिसका प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का राजकाज में देश के जो गवर्नमेंट के जितने ऑफिस वर्क होते हैं, जो भी इस चीज़ों को कंप्लीट किया जाता है उसको कहते हैं हम राज्य भाषा। अब एक चीज़ और है, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है और हिंदी को कब मान्यता मिली थी? हिंदी को मिली थी 14 सितंबर 1949 में। हमारे संविधान में इसको स्थान मिला था। उससे पहले अंग्रेज थे, अंग्रेज अपनी अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद जब हमारा संविधान बना तब 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, जो आर्टिकल है संविधान का 343 के अंतर्गत, इसको हमारे क्या कहा गया? ये हमारी राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा के रूप में घोषित की गई। राज्य भाषा हो गया जो पूरे देश, हमारे जो जितने भी ऑफिशियली वर्क होते हैं, जितने भी राष्ट्र के कामकाज के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है राज्य भाषा। क्लियर? अब आता है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे हम संपर्क की भाषा कहते हैं। इसका भारत के अंदर हिंदी है संपर्क भाषा, बाहर जाते हैं तो इंग्लिश है। विश्व में हम जब किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को समझाने के लिए हम इंग्लिश बोलते हैं। अगर हम इंडिया में कहीं पे जाते हैं तो वहाँ के समझाने के लिए लोगों को हम हिंदी बोलते हैं। मान लो मुझे तमिल नहीं आता है और मैं तमिलनाडु में जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी? हिंदी बोलूँगी या तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगी इसको सामने वाले को समझाने की। इसको कहा जाता है संपर्क भाषा। ठीक है, अब आता है अब भाषा के साथ आता है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हर भाषा कोई ना कोई लिपि होती है। लिपि मतलब इनको जो भाषाओं को क्रमबद्ध ढंग से लिखने के ढंग को, क्रमबद्ध ढंग से लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की है देवनागरी, हिंदी की है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की है रोमन, इंग्लिश की है रोमन लिपि। जो ABCD हम जिस भाषा में लिखते हैं उसको हम रोमन लिपि कहते हैं। ऐसे ही नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। जो जिस तरीके से लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। तमिल भाषा तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। बंगाली बंगला भाषा में लिखी जाती है। तो इसको कहते हैं भाषा की लिपि। जो लिपि क्रमबद्ध ढंग से, जिस शास्त्रों के द्वारा क्रमबद्ध ढंग से, मतलब लाइन से, ढंग से लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। क्लियर? अब आता है कि व्याकरण हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है हम सीधे चैप्टर पढ़े, सब चीज़ पढ़े? व्याकरण पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो उसे कहा जाता है व्याकरण। हम पढ़ तो कुछ भी सकते हैं, हम गलत भी पढ़ लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमारे को? जिस शास्त्र के द्वारा, जिस नियम के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो, मतलब सही ढंग से उसको लिखने का, बोलने का हमारे को नॉलेज हो, उसको कहा जाता है व्याकरण। व्याकरण पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान पढ़ेंगे। अगर मैंने कहा आज मुझे कहीं जाना है, ये भाषा का शुद्ध रूप है। आपको पता चल गया कि मुझे कहीं जाना है। अगर मैंने आपको ये बोला आज कहाँ जीना है, तो ये भाषा का शुद्ध रूप है। या आज जाना है कहीं, पता नहीं कहाँ, आपको नहीं पता चलेगा। आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, नहीं पता, जाना है।
तो आपको नहीं पता चलेगा कब जाना, आप कंफ्यूज रहोगे। तो भाषा के जिस रूप से हमें शुद्ध ज्ञान होता है उसको कहते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसको कहते हैं व्याकरण। इसलिए व्याकरण को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अब आता है, अब हमने ये चीज़ें तो देख ली, भाषा का शुद्ध रूप क्या है, भाषा क्या है, भाषा कब अपनाई गई, हिंदी क्या है। अब हिंदी में सबसे पहले आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है शब्द, फिर आता है वाक्य, फिर आता है पद, फिर आता है पदबंध। इसको हम समझेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम हिंदी पढ़ना चालू करते हैं, जब हिंदी में जब हम नर्सरी या प्रेप में जाते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ाया जाता है क ख ग घ या आ ई, ये दो चीज़ पढ़ते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम छोटा छोटा काम करते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाते हैं, प्लस माइनस करना सीख जाते हैं, मल्टीपल सीख जाते हैं। फिर हम जब 6-7 में जाते हैं तो फ्रैक्शन सीख जाते हैं, डेसिमल सीख जाते हैं। फिर हम 9-10 में जाते हैं तो फार्मूलाज लगाना सीख जाता है, पैरामीटर, एरिया सब निकालना सीख जाते हैं मैथ्स में। ऐसे इंग्लिश में होता है, ऐसे हिंदी में होता है। तो हमारे जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं, वैसे हिंदी में होता है। हिंदी की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, सबसे छोटा बच्चा है वर्ण। ठीक है, वर्ण ऐसा है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का टुकड़ा मतलब होता है जो वर्ण है, मतलब क है तो क एक सिंगल ही रहेगा, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। ठीक, उसकी बात आता है शब्द। शब्द क्या होता है, जब वर्णों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे मान लो लिखा मैंने कमल, क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, ये तीनों मिलके क्या बन गया, शब्द कमल। अब आता है वाक्य। कमल का फूल है, कमल का फूल है, यह एक कमल का फूल है, ये एक वाक्य बन गया। देखो, क क्या है वर्ण, कमल क्या है शब्द, और जब हम इसको एक साथ मिला दिए, जब हम इसको एक साथ मिलाए तो ये बन गया वाक्य। कमल का फूल है तो ये बन गया वाक्य। अब पद, पद आ गया कि 2-3 वाक्यों को जब हम जोड़ दिए तो ये एक लाइन में पद में बनना चालू हो गया। फिर पदबंध हो गया कि बहुत सारे चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं, मतलब बहुत सारी लाइंस हम लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तो वो पदबंध और अनुच्छेद में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचो एक छोटी चीज़ से स्टार्ट होके कहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब वर्ण के भी क्या है, 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होता है अ आ ई, व्यंजन होता है क ख ग घ। ठीक है, स्वर होता है अ आ ई उ ऊ री री ए ओ। व्यंजन होता है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इस तरीके से। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है और स्वरों की अपनी एक मात्राएं होती है, स्वर की मात्रा होती है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, अ जो है खाली स्वतंत्र, अ किसी के साथ कोई मात्रा नहीं होती। जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी होती है वहां जाके ये अ लग जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि क ऐसे लिखा होता है या ग हलंत में लिखा होता है, ऐसे इसको कहते हैं हलन, छोटी वाली से तिरछी लाइन को कहते हैं हम हलन, ऐसे करके लिखा होता है। ये लिखने का मतलब होता है कि इसके साथ स्वर अ नहीं है। जब हलन क प्लस अ मिल जाता है तो ये पूरा क बनता है, ये बनता है व्यंजन। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। इट मीन्स कि स्वर के पास ज़्यादा पावर है, और स्वर में भी ज़्यादा पावर में अ बेचारा थोड़ा सा दयालु है। जब किसी के साथ कोई मात्रा नहीं लगी रहती तो बोलता है चलो मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूँ,
तो अ उसका फ्रेंड बन के उसको कंप्लीट कर देता है। क्लियर? जब क के नीचे अगर हलंत है तो समझ जाना, या किसी भी वर्ण के नीचे अगर हलंत है तो ये समझ जाना कि वो सिंगल है, मतलब उसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, वो आधा अकेला है, दुर्बल है जिसको कहा जाता है। क्योंकि व्यंजन अकेला दुर्बल होता है, दुर्बल मतलब कमजोर। जब स्वर उसकी हेल्प करता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, वो ताकतवर हो जाता है और वो अपने में पूर्ण बन जाता है। ठीक है? अब जैसे छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा हमेशा ऐसे लगती है। मान लो मैंने लिखा की का मतलब अब क है, क के साथ क्या है, ई लगी हुई है, तो क्या बन गया, की। अब इसमें यहाँ पे अ नहीं आएगा, अ बोला चलो भाई की तुम उसकी फ्रेंड बन गई तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी उसको फ्रेंड बनाने दे दिया, दोस्त बनाने दे दिया। इस तरीके से स्वर क्या करता है, व्यंजन की हमेशा हेल्प करता है, और अ खासकर हेल्प करता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, उसके साथ वह अ लगकर अपना उसको ताकत देता है। अब आ जाते हैं हम व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हमारे मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है? इसके अलावा भी व्यंजन है। पूरे वर्णमाला में हमारे हम कहते हैं कि 53 वर्ण होते हैं हमारे यहाँ। कितने वर्ण होते हैं? 53। 53 होते हैं। सॉरी। ठीक है, 44 हो गए, ये 44 है, 44 और 52 वर्ण, बेसिकली 52 होते हैं। ठीक है, 52 होते हैं, इन दोनों को मिला के 44 हुए। अभी और होते हैं चार संयुक्त व्यंजन और ये सब मिला के पूरा 52 वर्ण होते हैं। ये क्लियर हो गया स्वर और व्यंजन। व्यंजन हमारे पास 33 है। क ख ग घ अंग, च छ ज नी ट ठ ड ढ न प फ व म, य र ल व श श ह, मतलब क से ह तक। क से ह तक हमारे पास 33 होते हैं। उसके छ त्र ज्ञ श्र आता है, ह छ त्र ज्ञ श्र, 4 संयुक्त व्यंजन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और स्वर होते हैं हमारे पास 11। ये हो गए क ख ग घ अंग वाले, ये सारे स्वर व्यंजन। अब आता है चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र। इनको चार संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनको चार संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजन और प्लस एक स्वर के साथ बने होते हैं। वो स्वर होता है खाली अ, अगर इसमें कोई मात्रा लगी हो तो वो स्वर आएंगे मात्रा वाली, नहीं तो अदरवाइज इनके साथ अ लगा रहता है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन सा उच्चारण किया जाता है। संयुक्त व्यंजन पहले कर लेते हैं। अब छ, छ किससे बनता है? क प्लस श, ये दोनों व्यंजन है, प्लस अ, तो ये बन जाएगा छ। ये तीनों मिलके बनते हैं छ। त्र बनता है त प्लस र प्लस अ से, तो बन गया त्र। अब आएगा ज्ञ, ज प्लस निय प्लस अ, तो बन जाएगा ज। श्र बन जाएगा श प्लस र प्लस अ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 व्यंजन हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों ही व्यंजन है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब मैं आपका इसका एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ ताकि आपको वर्ड भी समझ आएगा कि वर्ड कहाँ यूज होता है। क्षत्रिय, क्षमा। देखो इसमें 2 संयुक्त व्यंजन है, त्रिशूल और त्रिकोण। ज्ञानी और ज्ञानी,
और ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, और भी हम बोल सकते विज्ञान, विज्ञान कर लो। श्र, श्र से श्रमिक और श्रम, ये वर्ड हम इस तरीके से इस शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहलाते हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन नहीं बोल, अतिरिक्त व्यंजन भी है दो, ये ड और ये ढ, जो हम क ख ग घ में पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया था 11, 33, 4, अब ये दो और, ठीक है, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 1, 1, 2 और 5, अभी दो और रहते हैं हमारे पास, तो मिल जाएंगे पूरा ये 52। ड और ढ को हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन, जो हमारे क ख ग घ अंग के अंदर लगते हैं। जब हम क ख ग घ लिखते हैं ना लाइन से, क ख ग घ अंग, ऐसे लिखते हैं, च छ ज झ दिया, तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, प्रारंभ में नहीं। यह कभी भी बीच में आएंगे या शब्द के अंत में आएंगे, आगे स्टार्टिंग में ये कभी जल्दी से नहीं आते हैं। अब इसी के अंदर आता है, आपको मैंने एक विसर्ग बताया था जब हम उसको तोड़ रहे थे, इस तरीके के एक लाइन बताया था, इसको कहते हैं विसर्ग, सॉरी इसको कहते हैं हलंत, और विसर्ग होता है 2 डॉट, ठीक है, इसको कहते हैं 2 डॉट। तो ये 2 डॉट लगता है हमारा कई जगहों पे, जैसे अतः लिखते हैं हम, इस 2 डॉट का साउंड है ह, इस 2 डॉट का साउंड क्या होता है, ह, अतः। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार लिखते हैं अतः प्रातः काल, प्रातः काल, इस तरीके से लिखा होता है। ये 2 डॉट को कहा जाता है विसर्ग, और इसका साउंड होता है ह का साउंड होता है। ये ज़्यादातर हमारे संस्कृत के वर्ड में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, फिर भी हम लिखते हैं, हिंदी में भी कई बार हम इसका उपयोग करते हैं, जिसे पूर्णतः, नमः, नमो नमः बोलते हैं, तो इसका नमो नमः, ह का साउंड इस्तेमाल किया जाता है, अतः, प्रातः, नमः, पुनः इत्यादि। अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक, इसमें आपको साफ से पता चल रहा है अनु और नासिक, जिसका साउंड, जिसकी आवाज आपके नाक और मुंह से निकले, जिस शब्द का, जिस मतलब शब्द, हाँ शब्द ही बोलेंगे, जिस शब्द का आवाज आपके नाक और मुंह से निकले, जिसमें प्रेशर पड़े, दबाव के साथ हवा बाहर आए, उसको कहते हैं अनुनासिक शब्द। जैसे चांद, इसमें बोलने के वक्त हमारा मुंह भी खुलता है और नाक से आवाज आती है, तो हम इसको कहते हैं अनुनासिक, चांद। और अनुनासिक का चिन्ह होता है ज्यादातर चंद्र बिंदु। अनुनासिक का क्या होता है साउंड, चंद्र बिंदु। जैसे आता है चांद, हंसना, हंसना, पाँव, इसमें नाक और मुंह दोनों से साउंड आता है। जब इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से बोलेंगे, तो इसमें नाक और मुंह हमारे दोनों से साउंड आता है, इसको कहते हैं अनुनासिक। अनु मतलब मुंह, नासिक मतलब नाक, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पे प्रेशर पड़ता है, दोनों से हवा बाहर आती है, आवाज बाहर आती है, उसको कहते हैं अनुनासिक। इसी का एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, जिसमें अनु मतलब मुंह से आए, उसको डॉट का साइन लगाया जाता है। जैसे अंत, पतंग, जिसमें नाक पे जोर पड़ता है, जिसमें नाक पे जोर पड़ता है, उसको कहते हैं अनुस्वार। पतंग, चंचल,
जिस पे हमारा नाक से उच्चारण की जाता है, जिसका अनुनासिक, जिसका अनुस्वार, जिसका नाक से हम साउंड का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं अनुस्वार। डॉट यूज होता है उसमें, उसका साउंड होता है हंस, पतंग, चंचल, संतरा। नाक, नाक से आवाज आती है, नाक का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक में हम नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं अनुनासिक। इसलिए हिंदी पढ़ने में कई सारे बच्चे डरते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ना, हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट है, या मात्राएं बहुत गलत करते हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, तो हम उसको सही ढंग से नहीं बोलते। और जब हम बोलते हैं, उसको सही ढंग से बोलेंगे और उस पर हम ध्यान देंगे, तो हमें मात्राओं का भी ज्ञान हो जाएगा, कौन सा शब्द, कौन सी मात्रा, कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा, इसका भी अभ्यास हो जाएगा। इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है, और बात को सुन के, उस शब्द को सुन के क्लियर, तो हमारे को मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने आपको कहा हंसना, हंसना मना है, हंसना, अगर मुंह और नाक दोनों से सेकंड्स के लिए आवाज आई तो आपको पता चल गया चंद्र बिंदु है। पतंग उड़ रही है तो नाक, उसमें नाक से साउंड आई आपको, तो आपको पता चल जाएगा इसमें डॉट है। ऐसे ही पाँव, पाँव बोलेंगे तो मुंह और नाक दोनों से आवाज आ रही है, तो पता चल जाता है कि इसमें चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है। चंचल, मेरा मन बहुत चंचल है, चंचल, तो देखो नाक से आवाज आ रही है, तो इसमें अपने आप पता चल जाता है कि इसमें क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, तो ये चंचल है। तो इस तरीके से कोई भी शब्दों को बोलना है, हमें अच्छे ढंग से बोलना है और ध्यान से सुनना है, तो हमें मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही जैसे बाकी मात्राएं होती हैं, जैसे मैं आपको एक दो मात्राओं का और ज्ञान करा देती हूँ, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी, कई बच्चे कहते हैं छोटी की मात्रा आगे लगेगी कि पीछे लगेगी। तो ये बात हमेशा याद रखो कि छोटी मात्रा हमेशा आगे की तरफ लगती है, क्योंकि छोटे बच्चे लाइन में हमेशा आगे खड़े होते हैं, है ना। तो छोटे मात्रा हमेशा कहाँ लगेगी, आगे की तरफ लगेगी। अब जैसे मैंने बोला किनारा, किनारा, तो बहुत छोटा सा साउंड आया किनारा का। किला, तो क्या, कीला, कि ऐसे तो हम बोलूंगी नहीं, किला, ऐसा तो नहीं बोलूंगी, किला। तो क के बाद वो ई की मात्रा का साउंड आया और वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद इन सेकेंड्स का फर्क होता है। तो उसको सुन के आपको लिखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है कि छोटे ऊ की मात्रा आगे की तरफ लगती है, बड़े ऊ की मात्रा पीछे की तरफ लगती है। ए, ठीक है, पैर, ए, ठीक है, ऐनक, ऐनक, तो छोटा साउंड आया। पैर, बड़ा साउंड आया। ओ, ओखली, ठीक है। और बड़ा ओ की मात्रा में क्या लगता है, औरत, औरत। तो साउंड पे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, साउंड को ध्यान से सुनना होता है, साउंड को ध्यान में रखकर लिखना होता है। जब हम भी प्रोनाउंस करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुनना है कि कौन सी मात्रा लगेगी, आगे या पीछे, बड़ा या छोटा, इसका बहुत ध्यान रख के हमें लिखना होता है। तो हमारे शब्द अपने आप सही हो जाते हैं, वाक्य अपने आप सही हो जाते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो आपको हिंदी का एकदम बेस है। अभी इसमें आता है र का। र के बारे में एक चीज़ बताऊंगी, र एक व्यंजन है, बट र भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि र की अपनी एक मात्रा होती है। ऐसे वाली भी आपने देखा होगा, ऐसे वाली भी देखा होगा, ऐसे वाली भी देखा होगा। जैसे कर्म पे लगा रहता है ये, ठीक है, नीचे कृपया, ठीक है, और आता है प्रयास। ये र, ये र और ये र, ये तीनों का साउंड क्या होता है, र का होता है। र व्यंजन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। र व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ के रूप में किया जाता है, जैसे धर्म, गर्व आदि। ये क्या होता है, ये व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, क्योंकि र के साथ क्या है, कोई व्यंजन नहीं लगा हो, इसको दिखाने के लिए इसको मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे
धर्म, धर्म हो गया, गर्व हो गया आदि। अब पदे नीचे की तरफ लगाने का होता है। जिन व्यंजनों में पाए जाते हैं इनमें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग पैरों में होता है, जैसे कर्म, व्रत, ठीक है। अब और जो नीचे की तरफ लगाने के लिए आता है, जिन व्यंजनों में पाई नहीं दिखाए जाते तो दिखाने के लिए र का प्रयोग है, जैसे ट्रक, जैसे आपको मैंने बताया था ट्रक। इस र को स्वर रहित दिखाने के लिए, मतलब स्वर के बिना है, इसको दिखाने के लिए ये मात्राएं प्रयोग की जाती है। मतलब कि स्वर का हम, अगर मैंने कहीं पे रंग लिखा है, र प्लस अ प्लस ग प्लस अ, ये तो हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे ट्रक लिखा तो ट प्लस र हो जाएगा, है ना। ट प्लस, मतलब ये व्यंजन रहित दिखाने के लिए इसको नीचे की तरफ मात्राओं की तरफ प्रयोग किया जाता है। तो 3 तरीके से व्यंजन की स्वर की मात्रा र का प्रयोग किया जाता है। एक होता है स्लैश के रूप में, एक होता है इस तरीके से रूप में, एक होता है इस तरीके के रूप में। आप बहुत जगह पे र का प्रयोग इस तरीके से कई जगहों पे अलग 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 देखेंगे। तो इसको कहते हैं मात्राएं, ठीक है। अब आता है, देखो इस स्वर हो गया, भाषा हो गई हमारी, मात्राएं हो गई, क्योंकि मात्रा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना मात्रा के ज्ञान के तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब आता है कि इसके साथ ही कि अब हमने कर तो लिया ये सारा, भाषा, व्यंजन, मात्रा। अब ये शब्द बना कैसे? अगर कोई इसको कहता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक्सक्यूज मी, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। उसके तो टुकड़े किए नहीं जा सकते। अब मैंने आपको दे दिया एक शब्द, शब्द के टुकड़े करना है, तो कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने मान लो दे दिया कमल, ठीक है। मैंने ये भी आपको शुरू में बताया था कि हर व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है। क के साथ म, क, ख, ग, घ, अंग, अगर कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके साथ स्वर लगा है, नहीं तो वो आधा है, अकेला है, अलोन है। और मैंने आपको एक शब्द दे दिया कमल। अब कमल को तुम्हें तोड़ना है, मतलब अलग करना है, टुकड़े करने हैं इसके। तो कैसे करेंगे ये? देखो ये आएगा क के नीचे हलंत, मतलब अभी इसके साथ कोई स्वर नहीं, इसके साथ तो स्वर है, प्लस अ, तो ये क्या बन गया? पूरा क, ठीक। अब म आता है। अब क्योंकि एक ही वाक्य है तो इसके साथ ही जोड़ेंगे, म के नीचे हलंत प्लस अ, ये हो गया म, क्लियर। अब ये ल को भी इसी के साथ जोड़ेंगे, ल प्लस अ, ये हो गया ल, तो क्या बन गया? क म ल, कमल, ठीक। इसी को कहते हैं वर्ण विच्छेद करना, मतलब वर्णों को तोड़ना। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये जो हलंत लगाया जाता है वह स्वर रहित दिखाने के लिए इसके नीचे लगाया जाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों के वर्णों को, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। ये शब्द था, इसके वर्णों को मैंने अलग अलग किया, तो ये क्या कहलाया? वर्ण विच्छेद। और क के नीचे हलंत क्यों लगाया? ये दिखाने के लिए कि ये स्वर रहित है, ये स्वर के साथ नहीं है, ये क्या है? स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे मैंने हलंत लगाया। ये आपको मैंने एक सिंपल सेंटेंस दिखाया, कमल। ऐसे ही करके बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको हमें तोड़ना होता है। जैसे अब मैं दूसरा वर्ण विच्छेद तोड़ के दिखाऊंगी आपको, ये मैं रब कर देती हूँ एक बार के लिए। अब आता है मिठाई। देखो इसमें देखो म व्यंजन है, बट इसके नीचे कौन सा लगाया स्वर मैंने? मात्रा वाला। ठ के साथ भी मात्रा वाला है, और ये क्या है? खाली स्वर है।
तो अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, म के नीचे हलंत, क्योंकि मुझे स्वर रहित दिखाना है, और कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, तो मैंने ई लगा दी। ठीक, अब आया ठ, ठ को मैंने स्वर रहित दिखा दिया, किसके साथ स्वर नहीं है, प्लस आ, प्लस स्वर है ये, तो ये खाली स्वर होगा, इसको तो मैं तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वर्ण की सबसे छोटी इकाई है, शब्दों की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई है स्वर। स्वर को तो और कोई तोड़ा ही नहीं जा सकता, स्वर तो अपने में स्ट्रांग है, तो वो नहीं टूटेगा। मिठाई। अब मैं एक और दिखाती हूं, त्योहार। देखो ये आधा त है, आधा त मतलब इसके पास स्वर नहीं था, तो मतलब ये सिंगल ये आ गया, मैंने स्वर रहित दिखा दिया, तो मतलब ये हाफ है, इसके अंदर इतना पावर नहीं है, बेचारा आधा कटक गया है, आधा लटक गया है ये, इसलिए आधा त रह गया। ठीक, अब आता है य प्लस ये कौन सी मात्रा है, ओ की, तो हम ओ बना देंगे, त्यो हो गया, ह आ गया, ह सॉरी हलंत, प्लस आ की मात्रा है आ, प्लस र प्लस अ, ये तो त बन गया आधा, ये य के साथ बन गया यो, ये ह के साथ बन गया हा, और ये र के साथ बन गया र, त्योहार। इस तरह से वर्ण विच्छेद को किया जाता है। अब आपको मैंने ईवा स्वर वाली भी दिखा दी, बिना स्वर के नॉर्मल मात्रा के भी दिखा दी, और इसका भी दिखा दी। अब आपको मैं एक और दिखाती हूँ, प्रश्न। देखो ये इसके साथ क्या है, प के साथ हमारा क्या है, र। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे प, प के साथ क्या है, र, तो हम यहाँ पे र लगा दूंगी, तो ये मात्रा लग गई। अब आता है स, स के साथ क्या लगाऊंगी, अ, क्योंकि ये स है। अब आधा है न, ये तो बेचारा आधा न हो गया, और ये है पूरा न, तो इस न के साथ मैं लगाऊंगी अ, तो ये क्या बन गया, प्रश्न। ठीक है, अब एक और दिखाती हूं, प्रातः काल। क्योंकि डॉट विसर्ग वाला बताया था ना, इसका साउंड क्या होता है, ह होता है। तो अब हम आएंगे प्रातः, तो प है, उसके साथ ये मात्रा र है, उसके साथ आ की मात्रा है। ठीक है, तो अब ये हो गया, र को क्यों मैंने नीचे हलंत लगाया, क्योंकि ये मात्रा के रूप में यहाँ पे, मतलब ये भी आधा है, ये र का ये जो डंडा होता है ना, ये वाला ये है यहाँ पे। ठीक है, प्रा आ की मात्रा है, त के साथ क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग तो हम ऐसे ही लगा के दिखाएंगे, या तुम दो डॉट भी लगा सकते हो, है ना, तो पर दो डॉट अजीब सा लगेगा वहां पे, तो अ के साथ ही डॉट है, प्रातः अ का साउंड तो आ ही रहा है हमारा। ठीक, फिर काल, क प्लस आ प्लस ल प्लस अ। देखो ये मैथ्स की तरह हो गया ना, जैसे मैथ्स में हम प्लस करते हैं फिर बेचारा वो वर्ड बन जाता है, तो इसमें भी इसी तरीके से प्लस करके ये वर्ड सारा बन रहा है। ठीक है, एक और करते हैं, स्वतंत्रता। अब आता है स्वतंत्रता। अब देखो त के ऊपर डॉट है, अब हमको इसको डॉट को भी दिखाना है ना, और स को भी दिखाना है। स्वतंत्रता, न का साउंड आता है उसमें, स्वतंत्रता। ठीक है, तो स पूरा आएगा, फिर व के साथ अ आ जाएगा, तो स्व तक तो हो गया, फिर आएगा तंत्रता, स्वतंत्रता। तो त पहले, त के ऊपर है डॉट, तो पहले त करेंगे, त प्लस अ के ऊपर डॉट, ऐसे लिखेंगे, है ना, स्वतंत्रता, स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस न। अब साउंड तो हमारा न का रहा है, तो हम ये डॉट तो लिख नहीं सकते,
तो हम क्या लिखेंगे, न। स्व तन तन तन, न का साउंड आ रहा है, त्र का साउंड क्या था, त प्लस र प्लस अ, ये अ यहां पे आ गया, अ, ठीक है। स्वतंत्र, त का हमने संयुक्त व्यंजन था, त प्लस र प्लस अ, तो त प्लस र प्लस अ, फिर ता प्लस त प्लस आ, स्वतंत्रता। फिर से देखेंगे, स आधा हो गया, व प्लस अ व, त प्लस अ त, डॉट का आ गया न, त्र का आ गया त प्लस र प्लस अ, ता का आ गया त प्लस आ, स्वतंत्रता। इस तरीके से सारे वर्डों को तोड़ा जाता है। तो ये कहलाता है हमारा सारा वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्दों को तोड़ने के क्रिया को कहा जाता है वर्ण विच्छेद। शब्दों के ही वर्णों को हम तोड़ सकते हैं, मात्राओं के साथ जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको एकदम से। अब एक दो तीन चीजें और मैं बताना चाहती हूँ। स्वर क्या होते हैं, तीन तरीके के स्वर होते हैं। व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। स्वर हमारे तीन क्या होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर बोला जाता है जिसमें ह्रस्व मतलब ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सॉरी, ह्रस्व जिसमें कम टाइम लगता है, दीर्घ जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। ह्रस्व मतलब कम टाइम, दीर्घ का मतलब ज्यादा टाइम, ठीक है। अ, ई, उ, ए जिसमें कम टाइम लगता है उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कहा जाता है आ, ई, उ, ओ, इसको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। इसको बोलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, जो बड़े बच्चे होते हैं उसकी तरीके से, ठीक है। इसको कहा जाता है ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुप्त स्वर। स्वर विलुप्त स्वर होते हैं जो विलुप्त होते हैं, मतलब साउंड जिनका एकदम से धीरे होता है या जो मात्राओं में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम कहते हैं विलुप्त। विलुप्त स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है उसको कहा जाता है विलुप्त स्वर। इसका चिन्ह होता है ऐसे वाला, जो ओम। ओम में ज्यादा टाइम लगता है हमारे को, ह्रस्व दीर्घ से भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन भी कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को कहा जाता है जिसका उच्चारण करते समय जीवा मुख से के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, मतलब हमारा जो टंग है वो माउथ में कहीं ना कहीं हमारे को टच करती है, उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क से लेके म तक में हमारे मुंह कहीं ना कहीं टच होता है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, निय, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म। हमारे माउथ में कभी टंग ऊपर जाता है, लिप्स टच होती है, कहीं ना कहीं कोई चीजें टच होती है, उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श करना मतलब टच होना। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीवा मतलब जीभ मुख से किसी न किसी भाग को पूर्ण से स्पर्श नहीं करती, उसको कहा जाता है अंतस्थ, जिसमें पूरा टच नहीं होता। जैसे य, र, ल, व, श, इसमें कहा जाता है य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन इसको कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं जिस उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुख से गर्मी उत्पन्न होती है, मतलब गर्म हवा निकलती है, उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे श, स, श, ह, इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ये 4 है, तीनों तरीके के श, तीनों श पता है ना, ये वाले श, श्र और स और ये ह, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये चारों क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरीके के स्वर भी हमारे 3 होते हैं, व्यंजन भी 3 होते हैं, और इनके सब बोलने के तरीके होते हैं। ऐसे ही आपने क, ख, ग, घ में भी देखा होगा, कई जगहों पे लिखा रहता है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये बहुत इजी होता है।
क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ थ न प फ फ म य र ल व। देखो ये क से स्टार्ट है इसलिए इसको कहते हैं कवर्ग, ये च से स्टार्ट है इसलिए इसको कहते हैं चवर्ग। देखो जो स्टार्टिंग का लाइन होता है ना उससे बोलते हैं, ये इसको कहते हैं। अब देखो फैमिली में बात, इतनी बड़ी फैमिली है तो क्या कहते हैं, सब भाइयों के बीच में बंटवारा होता है ना, ऐसे ही करके इसमें हम इसको बांटते हैं लाइंस को। टवर्ग ट ठ ड ढ, इनका बोलने का तरीका साउंड लगभग सेम सा होता है, बोलने का तरीका सेम होता है, तो इसको इस लाइन में हम बांटते हैं। इसको कहते हैं कवर्ग लाइन, इसको कहते हैं चवर्ग लाइन, इसको कहते हैं टवर्ग लाइन, इसको कहते हैं तवर्ग लाइन और इसको कहते हैं पवर्ग लाइन। इससे हमें क ख ग घ याद करने में भी इजी होता है और ये फैमिली वाइज हम इसको बांट भी देते हैं कि कवर्ग की फैमिली है, ये चवर्ग की फैमिली है, ये टवर्ग की फैमिली है, ये तवर्ग की फैमिली है, ये पवर्ग की फैमिली है। इस तरीके से हम इसको बांट देते हैं इस फैमिलीज में, क्योंकि क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ, देखना आवाज भी साउंड सब चीज सेम सा निकलता है। तवर्ग ट ठ ड ढ न, पवर्ग प फ ब भ म, इसमें लिप्स आपके टच होती है आपस में एक दूसरे से। इस वाले लाइन में सब आपको सेम सी लाउन है, त थ द ध न, इसमें दोनों दांतों के बीच में हमारा जीवा टकराता है तवर्ग की लाइन में। पवर्ग की लाइन में वही लिप्स आपके बंद होते हैं, प फ ब भ म, ओस्ट आपके बंद होते हैं और ये साउंड आपको इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ओस्ट कहलाता है। जिन व्यंजन उच्चारण में होंठ को की सहायता ली जाती है उसको कहते हैं ओस्ट व ओस्ट, ठीक है। जिसका उच्चारण में दांत की सहायता ली जाती है उसको कहते हैं दंतोष्ठ, जिसके उच्चारण में सहायता में नाक की ली जाती है उसको कहते हैं नासिकाय, जिसके उच्चारण में कंठ का लिया जाता है उसको कहते हैं कंठतलव्य, जिसका उच्चारण कंठ और मुंह दोनों का लिया जाता है उसको कहते हैं कंठोष्ठ। इस तरीके से हर चीज अलग अलग होता है। जिसका उच्चारण करने में जीभ की सहायता ली जाती है उसको कहते हैं तलव्य, जिसको उच्चारण करने में मूर्धा की सहायता ली जाती है उसको कहते हैं मूर्धन्य, जैसे री ट ठ, टंग और गला मतलब जीभ और गला दोनों का क्या जाता है उसको कहते हैं तलव्य। दांत का सहायता ली जाती है उसको कहते हैं दंतव्य। इस तरीके से हिंदी में हम उच्चारणों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जितना उच्चारण आप करेंगे, जितना ध्यान से उच्चारण करेंगे, जितना ध्यान से रीडिंग करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उतनी जल्दी आप मात्राओं को सही जगह पे लगा पाएंगे और उतने आपके शब्द, अक्षर, वाक्य, पद, अनुच्छेद सही हो जाएंगे और आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, लिंग, वचन, कार्य, क्रिया भी सही होगी, काल भी सही होगा। मेन बेसिकली हिंदी में आपको सबसे पहले अपने उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण पे ध्यान देंगे तो आपको लिखने में भी सहायता होगी, मात्राओं का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना फर्स्ट सीढ़ी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट सीढ़ी, कि हमें पहले मात्राओं का और व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए, स्वर व्यंजन का, फिर तो हम उसके ऊपर मकान खड़ा कर ही लेंगे, ईंट खड़ा कर ही लेंगे। जितने भी स्वर, संधि, स्वरनाम, विशेषण, संज्ञा, ये सब तो ईंटें हैं, पिलर्स है। मेन सीढ़ी आती है वर्ण की, वर्ण के ऊपर हम क्या करते हैं, संज्ञा की सीढ़ी रखते हैं, फिर संज्ञा की सीढ़ी के साथ सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, फिर धीरे 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 उस पर मॉडिफाई होती जाती है, वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारे पास व्याकरण का ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारा उच्चारण भी सही होता जाएगा, हमारे वाक्य सही होते जाएंगे, हमारे अनुच्छेद सही होते जाएंगे। थैंक यू।